हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी इस सीरीज़ की 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद 13th क्लास है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज ओशियंस और क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हम देख रहे हैं बेसिकली वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, हम अब देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो वर्ल्ड की बेसिक चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं क्लियर करेंगे। इससे पहले जो है कुछ डाउट्स के बारे में बात कर ली जाए। पिछली वीडियो पे जो पिछली क्लास की वीडियो थी, लेक्चर जो 12 था उसमें डाउट की बात कर रहा हूँ मैं, और करंट अफेयर्स का जो लेक्चर आया था उसकी डाउट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स का जो डाउट होगा वो करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक, करंट अफेयर्स के नाम पे मामले में आपको बस इतना एश्योर करना चाहूँगा कि कल की जो वीडियो थी वो छोटी इस वजह से थी क्योंकि मुझे बुखार था और अभी भी है, और इस मतलब अगर कोई क्लास मिस की जाती है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जानबूझ के मिस करते हैं। ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या होती है, इस वजह से क्लास मिस की जाती है। हम खुद नहीं चाहते कि कोई भी क्लास मिस की जाए। बात करें अगर डाउट की, तो डाउट सबसे पहला जो था उनका कि कॉमेट्स जो हैं आपके, और क्या कहते हैं जो मेटेराइट्स हैं उनमें क्या अंतर है, या उनको ये सेम कह सकते हैं क्या एक तरीके से। तो कॉमेट्स मान लीजिए आप, जो कॉमेट्स हैं इनको हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। और कॉमेट्स का क्या है, कॉमेट्स जो आपके सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ठीक है, सन जो होता है उसके अराउंड क्या कहते हैं एक असेंट्रिक सी एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो जब सन की तरफ चलते हैं तो उनकी क्या कहते हैं टेल जो होती है, उनका जो पूरा उनके आसपास जो होता है एक तरीके से गैस का वो होता है, बवंडर टाइप का समझ लीजिए, गैस से सराउंडेड होते हैं। और जब वो सन की तरफ चल रहे होते हैं तो उनकी जो टेल होती है वो चमकने लगती है, वो हमको दिखाई देती है। तो ये है कॉमेट्स। और मेटेराइट्स क्या है, किसी भी ग्रह के अंदर, किसी भी प्लानेट के अंदर, एक प्लानेट जो है उसके एटमॉस्फेयर में कह लीजिए, या एक तरीके से ब्रह्मांड में बहुत छोटे छोटे, बहुत सूक्ष्म, ये साइज़ में काफ़ी स्मॉल होते हैं। ठीक है, काफ़ी स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो घूम रहे हैं। ठीक, ये धूल के बने हुए, कंकड़ों के बने हुए ऐसे पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में कभी कभी आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है मेटेराइट्स, उससे पहले मेटेओर बुलाया जाता है। ठीक है, उल्का, उससे पहले बुलाया जाता है उनको उल्का। और जब किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर घुस के वो पृथ्वी तक या किसी भी प्लानेट तक पहुंच जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है उल्का पिंड या मेटेराइट्स। ठीक, तो ये तो सिंपल डाउट था। एक और डाउट था कि मेटेराइट्स को क्या कहते हैं आप, वो कह सकते हैं क्या मेटेराइट्स को एस्ट्रॉइड्स को बुलाया जा सकता है क्या, मेटेराइट्स को एक तरीके का एस्ट्रॉइड बुलाया जा सकता है क्या। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बोलने के तो आप कुछ भी बोल दें, क्योंकि ऐसी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है इसकी कि ये है क्या। क्योंकि ये एक क्या कहते हैं आपके ब्रह्मांड में, आपके यूनिवर्स में, बताया ना मैंने, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो घूम रहे हैं इधर से उधर। ठीक है, और जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनकी एक फिक्स ऑर्बिट है कि जो हमारे मंगल, जो आपका मंगल है, मार्स और क्या कहते हैं उसके, मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी बेल्ट है जो क्या कहते हैं आपका सन का चक्कर लगा रही है। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी छोटे छोटे क्या कहते हैं उनकी बेल्ट है, क्या कहते हैं आपके एरियल ऑब्जेक्ट्स की बेल्ट है। अगर साइज़ की बात की जाए तो आपके उल्का इसकी साइज़ में काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तरीके से इनको क्षुब्ध ग्रह या छोटा ग्रह बोला जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इनका साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक, तो ये तो हो गई क्लास की बात, डाउट्स की बात। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास पर। ठीक, आज की क्लास में बढ़ने से पहले सबसे पहले ओशियंस और उनको सबको देखने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मैप के बारे में। ठीक है, मैप की डायरेक्शन क्या होती है, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ जब क्या कहते हैं यूपी SSS का जो आपका बैच चल रहा था, उसमें मैं पहले बता चुका हूँ पूरी बात, लेकिन फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैप में एक तो आप डायरेक्शन देखने का तरीका देख लीजिए। ठीक, किसी भी मैप के अंदर जब आप मैप देख रहे होते हैं तो जो उसका ऊपर का पोर्शन होता है वो आपका नॉर्थ होता है, और आपके साइड से देखने पे जो राइट साइड दिख रहा होगा वो होगा उसका क्या कहते हैं ईस्ट, और लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा वेस्ट, और नीचे वाला जो एरिया होगा वो होगा साउथ। ये तो बेसिक तरीका है एक डायरेक्शंस देखने का जो मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इंडिया का मैप लिया हुआ है। अगर इंडिया के मैप से समकक्ष अगर आप इस पर लाइन खींचते हैं तो जो ऊपर का एरिया है वो नॉर्थ होगा आपका, नीचे साउथ होगा, फिर ईस्ट होगा, फिर वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर इंडिया में ऐसी लाइन खींची जाए तो आपका ये जो है ये ईस्ट वाला पोर्शन है, ऊपर जो कश्मीर है वो आपका नॉर्थ है, और नीचे साउथ का एरिया है जो क्या कहते हैं सडर्न प्लेटू है, और ये वेस्ट है। ठीक, तो इस तरीके से जो किसी भी मैप को देखने का सबसे बेसिक तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। लैटिट्यूड्स को हिंदी में बोला जाता है अक्षांश। ठीक है, ये है अक्षांश, और इनको बोला जाता है देशांतर। तो इनका बेसिकली काम क्या है, क्यों इनको क्या कहते हैं एल्टीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में बांटा गया, इनका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको किसी ओपन स्पेस पे छोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन स्पेस में आपको छोड़ दिया जाए
और यहाँ कुछ भी ऐसा ना हो जिसके रेफरेंस पे आप अपनी पोजीशन बता सकें और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ पर हैं, तो आप अपनी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे उसको। कोई आपके पास कोई डेफिनेशन होगी नहीं, कोई तरीका नहीं होगा आपको बताने का कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। पूरा स्पेस है, पूरा वाइट स्पेस आपके सामने खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें अगर ऐसा कर दिया जाए, अगर यहाँ पर लाइन्स खींच दी जाए, ऐसे लाइन खींच दी जाए पैरेलल, और क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन खींच दी जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पर हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड 5, और इसको स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ पर हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में आप सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में आएंगे, मतलब 2.5 हॉरिजॉन्टल में आएंगे, और क्या कहते हैं वर्टिकल्स की बात की जाए तो 2.5 वर्टिकल में अगर आएंगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए यहाँ से आता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन देखेगा, पहले तो वर्टिकल लाइन देखेगा, उसने देखा 1 2, मतलब इस वाली स्लैब में होगा व्यक्ति, और उसके बाद वो नीचे हॉरिजॉन्टल पे आएगा तो 1 2, उसको समझ में आ जाएगा कि हम 2 तक आ चुके हैं और 2.5 पे, तो यहाँ पे आपको अपने आसानी से पालेगा। तो बस बेसिकली यही होता है कि अगर देशांतर और जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, इनका रीजन एक तरीके से यही है बस, कि पोजीशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सबसे महत्वपूर्ण यूज है, इसलिए इनको बनाया गया है। और ऐसी कोई रेखाएं, ऐसी कोई लाइंस आपकी धरती के ऊपर बना नहीं दी गई हैं, ठीक है। ये आपकी सहूलियत के लिए रखी गई हैं, बस क्या एक तरीके सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, और ये एक इमेजनरी लाइन है। ये सभी के सभी जो हैं आपकी इमेजनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन खिंची नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो अब इसमें अगर बात करते हैं हम, तो इन लाइनों की वजह से आपकी जो पूरा ग्लोब है आपका, वो एक तरीके से बट चुका है, ठीक है। उसको बांट दिया गया है, अभी इन लाइनों की वजह से पूरा बांट दिया गया है। अगर क्वार्टर्स में बात की जाए तो उसके 4 क्वार्टर्स में बटा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ। अगर इनको आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मैथ वाले नाम से नहीं जान सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इसको आप बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसको आप बोलेंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वार्टर हो जाएंगे। अगर आपकी जो क्या कहते हैं जीरो लॉन्गिट्यूड होती है, जीरो लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड होती है, जो जीरो लैटिट्यूड, जीरो अक्षांश होती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो अगर जीरो अक्षांश वाली रेखा से बात की जाए तो पृथ्वी आपकी 2 भागों में बट जाती है। ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अगर इनको इंग्लिश में बात की जाए तो ऊपर वाले को आपको बोलेंगे क्या, नॉर्थ हेमीस्फीयर, इसको बोलेंगे आप नॉर्थ हेमीस्फीयर। गोलार्ध क्या होता है, हेमीस्फीयर, ठीक है। और नीचे वाले को बोलेंगे आप साउथ हेमीस्फीयर। तो इस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन एक तरीके से बांट दिया गया है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो मैं आपको मैप के अंदर दिखा देता हूँ सीधे कि इंडिया जो है वो आपके किस क्या कहते हैं क्वार्टर के अंदर आता है। तो ये आपका ग्लोब है पूरा, ठीक है, ये पूरा ग्लोब है आपके सामने, और इसमें आप देख सकते हैं भारत की पोजीशन कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। अगर इसको आप ये है आपकी विषुवत रेखा, इसको जो डिवाइड करती है, जो आपकी जीरो क्या कहते हैं लैटिट्यूड है, तो जीरो लैटिट्यूड अगर ऐसे रखते हैं आप, तो फिर उसको आप ध्यान से अगर देखें तो भारत कहाँ पर स्थित है, क्योंकि जो यहाँ से डे लाइन है जो आपकी यहाँ से पैसिफिक ओशियन से होकर निकलती है, तो उस हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए, यहाँ से डे लाइन निकल रही होती है, तो इस हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए तो आपका एक तरीके से ऐसे डिवीज़न होगा, और आपका जो इंडिया है, इंडिया की जो पोजीशन है वो आपकी पड़ जाएगी नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगी, मतलब उत्तर पूर्वी है जो आपका क्या कहते हैं क्वार्टर है, उत्तर पूर्वी क्वार्टर में आपका हो आएगा इंडिया। और बाकी जो क्या कहते हैं और कंट्रीज़ हैं उनको आप रिस्पेक्टिवली समझ सकते हैं, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं उन सब के बारे में। मैप आपको बार बार दिखाया जाएगा आज, क्योंकि आज जो है हम पूरा पढ़ेंगे जितने भी महाद्वीप हैं आपके, और जितने भी क्या कहते हैं महासागर हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। मतलब जो हमने इंडिया था वो तो देख लिया, नॉर्थ ईस्ट वाले आपके क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले क्वार्टर में पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इन दोनों का जो क्या कहते हैं अगर लैटिट्यूड पूछा जाए, इन दोनों का लैटिट्यूड जो पूछा जाए तो आपका है लगभग 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर में आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको बोलते हैं कर्क, और नीचे पड़ता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको बोला जाता है मकर रेखा, ठीक है। अब इसको बोलने के लिए आपको क्या कहते हैं मकर रेखा ही बोली जाती है, और जो आपका है वो क्या कहते हैं इनके साथ में सर्किल भी जुड़ा जाता है,
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सर्किल जो है वो कहाँ से है, सर्किल पे कौन कौन से कंट्री हैं, तो सर्किल का मतलब भी आपका यही है, क्योंकि ये जो रेखा है ये ऐसे स्ट्रेट रेखा नहीं है, ये पूरे ग्लोब पर ऐसी घूमी हुई है, पीछे भी गई होगी ना ऐसे ही इतनी ही, तो एक पूरा सर्किल है। और ये जो आपका है जीरो अक्षांश, इसको जीरो अक्षांश जो है इसको बुलाता है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, या अगर आप इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इसका क्या बोलेंगे, इक्वेटर रेखा, इक्वेटर सर्किल, इक्वेटर लाइन या इक्वेटर सर्किल। तो ये दोनों टर्म्स होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा। सिमिलरली जो जीरो लॉन्गिट्यूड है, जो जीरो लॉन्गिट्यूड है, जो क्या कहते हैं आपका जीरो लॉन्गिट्यूड है या जीरो देशांतर है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम मेडिटेरियन, ठीक है, प्राइम मेडिटेरियन या फिर आपका कहते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा, ठीक है, प्रधान यमोत्तर रेखा बोला जाता है। और इससे टाइम डिसाइड होता है, वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है इससे। और ये जो है ये आपके क्या कहते हैं लंदन के पास से गुजरती है, जो सबसे बेसिक है, जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। मैं आपको अभी मैप में दिखा दूंगा। और अभी हम फिलहाल देखते हैं अब क्या कहते हैं हमारे महाद्वीपों के बारे में। हमने देख लिया कि जो हमारी पृथ्वी का सेग्रीगेशन था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बेसिस पे वो कैसे किया गया। और अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में। तो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप होता क्या है एग्जैक्टली, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि जिसको आप कॉन्टिनेंट बोल सकें, ठीक है। कॉन्टिनेंट इज अ क्या कहते हैं वन सेवरल वेरी लार्ज लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एक संसार में जो बहुत एक बड़ा लैंड मास होगा, एक बड़ा लैंड मास होगा, उसको आप एक तरीके से कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। जनरली आइडेंटिफाइड बाय द कन्वेंशनल रेदर देन एनी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, ऐसा कन्वेंशनल जो हमारी बातें हैं उनसे मान लिया जाता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है, मतलब बेसिकली जो कुछ लोग मानते हैं, इस पर डाउट भी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि चार महाद्वीप है मात्र, चार आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कुछ लोग 5 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, और कुछ जो है आपके पूरा 7 मानते हैं। तो जो लोग 4 मानते हैं वो यूरेशिया को 1 मानते हैं, यूरोप और एशिया को 1 मानते हैं, और आर्कटिक जो आपका है इसको मानते नहीं हैं। इस तरीके से उनके बहुत सारे अलग अलग हैं। अगर आप वो दोनों चीज़ें देखेंगे या नोट करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में इसको पूरा बताया था जो हमने UP-SSC के लिए पढ़ाई थी, लेकिन मुझे लगा कि उतना शायद आपको ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है 7, ठीक है। तो आप 7 ही याद रखें। और इनके जो सातों के नाम है मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यूरोप, और जहाँ हम रहते हैं ये एशिया सबसे पहला, ये आपका एशिया, यूरोप, फिर अफ्रीका, और आपके एशिया के जस्ट नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आएगा। यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंट अलग से हैं जिनको आप बोलते हैं उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, और यह जाएगा आपका साउथ अमेरिका, और ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक तरीके से पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा क्या कहते हैं बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है। यहाँ पर लाइफ नहीं है, यहाँ पर लाइफ नहीं है, एक तरीके से लाइफ ना के बराबर है, वहाँ पर कोई लाइफ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। और अगर इनकी बात की जाए क्षेत्रफल और उन सब की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूरा थोड़ा सा विश्लेषण दे देता हूँ। तो अगर हम उसी जगह से मैप को स्टार्ट करते हैं, ये हमारा भारत, और इसके ऊपर या भारत को इंक्लूड करते हुए ये पूरा एरिया आपका एशिया का पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा ये जो आपको एक लैंडमास दिख रहा है बड़ा सा, ये पूरा एशिया है, ठीक है। यहाँ से डिवीजन होता है, और जो आपका रसिया है वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको उत्तर का जो पोल है वो दिख जाएगा, ठीक। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन आपका डे डिसाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे कि कहाँ पर कितने क्या कहते हैं दिन स्टार्ट होता है। यहाँ से दिन स्टार्ट होता है और पलट के अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है एक अलग से ही लैंडमास दिखता है आपको, क्या कहते हैं भारत से दक्षिण साइड पे एक अलग से पूरा लैंडमास दिखता है, बहुत सारे कंट्री हैं इसमें छोटे छोटे। तो ये है आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा अफ्रीका। और अगर अफ्रीका के ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूरोप, जो एशिया के लेफ्ट साइड में है, या एशिया से बोल लीजिए पश्चिम दिशा में पड़ता है, और अफ्रीका के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, और जिसमें जो आपके क्या कहते हैं एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और बहुत सारे जो इनको जिनको सुखद कंट्रियों में से बोला जाता है, ये सभी कंट्री और मोस्ट पावरफुल है कंट्री हैं उस टाइम पर, आपकी अगर बात की जाए हिस्ट्री के टाइम पर, ठीक है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है या ब्रिटिश किंगडम जो है, फ्रांस है, स्पेन है, ये सब अपनी अपनी एक तरीके से पूरे देश पर या पूरे वर्ल्ड पर अपनी कॉलोनियाँ फैला रखे थे। तो एक बहुत पावरफुल क्या कहते हैं कंट्रीज़ हैं आपके यूरोप में। और उसके बाद अगर हम यूरोप से और क्या कहते हैं आपके पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको 2 अलग से अलग कंटिनेंट दिखेंगे, एक लैंडमास दिखेंगे अलग अलग। ये आपका जो पूरा लैंडमास है जिसमें ग्रीनलैंड के साथ साथ कनाडा, US, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको और छोटे छोटे कंट्रीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो क्या पूरे छोटे छोटे कंट्री हैं, क्यूबा है, ग्वाटेमाला है,
तो ये जो आपको दिखेंगे ये एक कनेक्टिंग बॉडी है, ये वाला कनेक्टिंग बॉडी है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। तो इस तरीके से आप जो नॉर्थ अमेरिका है और क्या कहते हैं साउथ अमेरिका है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। साउथ अमेरिका का अगर साइज़ देखा जाए तो एक तरीके से ये आपको ट्रायंगल के टाइप का दिखाई देगा, जहाँ पे अपर हेड जो है आपका है चौड़ा है और जो लोअर हेड है वो धीरे धीरे पतला होता चला गया है। ठीक है, इनके बारे में अगर देखा जाए तो एक एक कॉन्टिनेंट पे पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो इसमें बतानी हो सकती हैं, लेकिन तब भी जितने भी की पॉइंट्स हैं अलग अलग क्या कहते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स के, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा अभी। और एक जो कॉन्टिनेंट हमारा बच गया वो क्या कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाला क्या कहते हैं एक तरीके से इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लोग रहते हैं। वैसे तो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाला आपका अंटार्कटिका भी है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है जहाँ पर लोग रहते हैं, वो ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो पूरा आपका आता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इसमें और भी बहुत सारे कंट्री आते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है, लेकिन मेजर कंट्री जो आपका है वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और यहाँ पर न्यू पैपुआ है, लेकिन वो कोई मेजर कंट्रीज़ में से नहीं है। तो आप दो कंट्रीज़ हैं वो याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये इसके मेजर कंट्रीज़ हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर किरिमाती, फिजी और छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स वाले कंट्री हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो उन सब के बारे में हम उतना नहीं देखेंगे, बेसिक जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही रहेगा इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये तो मैंने दिखा दिया आपको जो कहते हैं कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके हैं वो उनकी लोकेशन से टैकल हो जाते हैं। अगर आपको उनकी लोकेशन पता है एग्जैक्टली तो आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में, जो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्टिनेंट्स के क्षेत्रफल मतलब एरिया के बारे में बात करें, यहाँ पर मैं इसकी इंग्लिश लिखना भूल गया हूँ, तो अगर इसके एरिया के बारे में बात किया जाए तो इन सबका जो एरिया वाइज अगर देखते हैं तो सबसे पहला आपका पड़ता है एशिया, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है। फिर आपका आएगा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका और फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। याद करने का तरीका बस मैं आपको ये बता दूं, ऑस्ट्रेलिया है जो अलग थलग एक तरीके से पूरा द्वीप है, तो वो बहुत छोटा रह गया। ऑस्ट्रेलिया अलग थलग है इसलिए वो स्मॉल रह गया। ठीक है, और क्या कहते हैं उसके बाद यूरोप में छोटे छोटे कंट्रीज बहुत सारे बटे हुए हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे मैप के अंदर। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज में बटा हुआ है यूरोप का जो एरिया है उसमें अगर आप ध्यान से यहीं पर देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं बटे हुए हैं जो। तो यूरोप का भी साइज इतना इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इसको मान सकते हैं कि ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि हाँ जो आपका है सेकेंड स्मॉलेस्ट है। उसके बाद अंटार्कटिका जहाँ पर कोई रहता नहीं है। फिर आपके आते हैं नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, आप साइज में देख चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर सदर्न अमेरिका या साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका एक अलग से ट्रायंगल के आकार का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, जिसमें इस तरीके से कुछ ट्रायंगल आपका बनता है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो आपकी सीरीज़ है इसमें आप एशिया सबसे पहले है, फिर उसके बाद अफ्रीका है, और उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद जो आपका पड़ेगा क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और उसके बाद आपका यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से अगर आप एक बार फिर से मैप देखेंगे या बार बार मैप देखेंगे इन सब चीज़ों का, तो इनका एरिया जो है आपको याद करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट करते हुए कुछ स्पेशलिटीज़ के बारे में देखते हैं इनकी। तो अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो ये जो पूरा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा यूएसए जिसको अमेरिका बोलते हैं यहाँ पे एक तरीके से, फिर मैक्सिको, और यहाँ पर छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, पनामा, ग्वाटेमाला, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जो आपको क्या कहते हैं और जो वेस्ट इंडीज़ के जो देश हैं जिनसे हम क्रिकेट खेलते हैं, उनके बहुत सारे देश हैं, जिनमें बहुत सारे देशों का क्या कहते हैं एक तरीके से लिस्ट है, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पर याद करने वाली बात एक और है कि ये जो एरिया दिख रहा है ये है फ्लोरिडा। ठीक है, ये है फ्लोरिडा, आपके अमेरिका का ये फ्लोरिडा पड़ता है। और यहाँ पे क्यूबा है, क्यूबा कंट्री पड़ता है। क्यूबा कंट्री और फ्लोरिडा और बरबूडा के बीच में यहाँ पर एक पड़ता है बरबूडा ट्रायंगल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बरबूडा ट्रायंगल अगर इसको आप मैप में देखेंगे तो आपको कभी भी सर्च करेंगे आपको तो दिख जाएगा। फ्लोरिडा, बरबूडा और क्यूबा के बीच में यहाँ पर आपके तीन लैंड मास के बीच में पड़ता है बरबूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में बोला जाता है कि एक तरीके से शैतानी ताकतें हैं वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनलैंड जो है आपका वो भी इसी के अंदर आता है। जो जानने वाली बात इसमें है, ग्रीनलैंड ये भी इसी के अंदर आता है। अगर और देशों की बात की जाए, इसको मैं आपको सीधे मैप में दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा भारत, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम वेस्ट के साइड जाएंगे तो आपको सबसे पहले जहाँ से एक तरीके से स्टार्ट मान लीजिए, ये आपका पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका पूरा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपको कनाडा दिख रहा होगा, मैक्सिको दिख रहा होगा, ये यूएसए है। और इसी में अगर आप जूम करेंगे थोड़ा सा तो ऊपर देखिए आप ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये पूरा जो है ये पूरा एरिया जो आपका पड़ता है सब आता है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, ग्रीनलैंड अगर देखा जाए, ग्रीनलैंड और आइसलैंड दोनों को नाम अलग अलग हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर ज़्यादा आइस पाई जाती है बजाय आइसलैंड के। ठीक,
और नॉर्थ अमेरिका और क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में अगर कनाडा और यूएसए के बीच में देखी जाए तो जो लाइन दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है 49 चैनल, या फिर बोल लीजिए आपका जो 49 आपका क्या कहते हैं वो है अक्षांश है, ठीक है, 49 लैटिट्यूड है जो आपका, ठीक है। तो ये है 49। और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात की जाए तो यहाँ पर 100 लॉन्गिट्यूड है, जो 100 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो एक तरीके से जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसको पूरा पूरा दो भागों में बांट रही होती है, ठीक है। ये तो हो गई दो बातें आपकी ये जानने वाली। इसके अलावा अगर आप नीचे आप देखेंगे पूरा ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो एक तरीके से अगर इसको डिफाइन करना है कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका के वेस्ट साइड पर, उत्तरी अमेरिका के वेस्ट साइड पर आपका पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन है, और नीचे पे आपका है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशियन है, मतलब नॉर्थ साइड पे आपको पड़ेगा, और क्या कहते हैं ईस्ट साइड पे आपको पड़ेगा अटलांटिक ओशियन, और ऊपर अगर देखेंगे तो आर्कटिक ओशियन पड़ेगा, ठीक। तो आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और क्या कहते हैं अटलांटिक ओशियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो ये जो चार आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, इन चार वाटर बॉडीज़ के बीच में आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बेसिक सी चीज़। उसके अलावा इसका क्या कहते हैं विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो सब आपके लिए उतना जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों को इंडिया का जो आपका वो है वो नहीं याद होता है कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है, तो बाकी और सबकी याद करने की बात कहाँ से कही जाए। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो एक एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या कहते हैं आपका अलास्का, ये AK लिखा हुआ है, ये है अलास्का, ठीक है। तो ये जो कनाडा से ऊपर पड़ने वाला एक एरिया है ये यूएसए का एरिया है, ठीक है, ये यूएसए आपका। और कनाडा के ऊपर आपको एक जो एरिया पड़ रहा है ये है ये यूएस का एरिया है, जिसको क्या कहते हैं एक तरीके से सोवियत संघ से खरीद लिया था यूएसए ने, ठीक है। पहले सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। नीचे जो कंट्री पड़ता है ये है मैक्सिको, और मैक्सिको के नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कंट्रीज दिखेंगे, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस, और आप क्या कहते हैं कोस्टा रिका, पनामा पेपर्स लीक हुए थे, जैसे आप क्या कहते हैं एक तरीके से पनामा देश को याद कर सकते हैं, ठीक है। पनामा सिटी के बगल से यहाँ पर एक नहर निकाली गई है, एक नहर निकली हुई है जो आपके अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, ठीक। ये तो हो गई आपकी एक और नॉलेज की बात। और वो एक सिर्फ अटलांटिक ओशियन को क्या कहते हैं पैसिफिक ओशियन से नहीं जोड़ रही होती है, ये एक तरीके से आपके नॉर्थ अमेरिका को, जो नॉर्थ अमेरिका है इधर आपका, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से भी जोड़ रही होती है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन के अंदर ही आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कैरेबियन सी, तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो एरिया पड़ता है यहाँ पर क्या कहते हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के जो देश हैं, इन सब के बीच में यहाँ पे जो सी है उसको बोला जाता है कैरेबियन सी, और ये जो कंट्रीज़ हैं इनको बोला जाता है कैरेबियन कंट्रीज़, ठीक है। तो इन कैरेबियन कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे जमाइका है, जमाइका से बहुत मतलब एक तरीके से फेमस जो रेसर हैं वो आते हैं, उसेन बोल्ट, उनके बारे में आप जानते ही होंगे। और बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं। अब हम बात करें अगर क्या कहते हैं आपका वेस्ट जो आपका ये साउथ अमेरिका पड़ जाता है, साउथ अमेरिका में बात की जाए तो सबसे बड़ा कंट्री साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील है। जैसे ही आप अगर मैप देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो आपका वो है ब्राज़ील। और फिर ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्री जो है वो है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच, एक तरीके से इनके बीच कोई रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और अगर शुरुआत करेंगे आप ऊपर से तो आपको सबसे पहले कंबोडिया दिखेगा, फिर वेनेजुला, फिर गुआना, फिर सेरेन, और फिर आपका फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना एक कंट्री नहीं है, फ्रेंच गुआना एक क्या कहते हैं फ्रांस की एक टेरिटरी है एक तरीके से, जैसे कि पहले कॉलोनीज़ हुआ करती थी, तो वैसे ही फ्रांस की एक टेरिटरी है जिसको फ्रांस ने अभी तक छोड़ा नहीं है। और यहाँ से एक तरीके से जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो छोड़े जाते हैं। और अभी अभी जो आपका एरियल 6 था, जिसमें एरियल 6 छोड़ा जाना है, शायद 2020 में छोड़ा जाएगा, तो वो यहीं से छोड़ा जाएगा। और भी जो क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन के जितने भी होते हैं वो यहीं से छोड़े जाते हैं। अगर आप इनको इसकी लोकेशन देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, अगर आप इधर से देखेंगे तो आप फ्रांस और पूरा बीच में अटलांटिक ओशियन है बस, और उसके बाद आपका सीधे में आपको यहाँ पर दिख जाएगा फ्रेंच गुआना, ठीक है। तो ये है फ्रेंच गुआना। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इधर आपको कोलंबिया के बाद इधर आपको मिलेगा इक्वाडोर एक कंट्री है, फिर पेरू, फिर बोलिविया, फिर पैराग्वे, फिर चिली जो है ये कंट्री क्या कहते हैं एक तरीके से यहाँ पर चिली के जो एक रेंज है पूरी, उस रेंज से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चिली की पूरी रेंज दिखती है, यहाँ से ऐसी पूरी रेंज एक है जो क्या कहते हैं पर्वत की रेंज है जो पूरी लंबी लंबी नीचे तक गई हुई है। और ये जो है रेंज है, जो ये रेंज आपको जो चिली कंट्री में क्या कहते हैं मरुस्थल है उसको अलग करती है बाकी जो आपका सदर्न अमेरिका है, ठीक है, उससे। इसलिए यहाँ पर काफ़ी गर्म भी रहता है और काफ़ी शुष्क रहता है, बारिश भी बहुत कम होती है। एक तरीके से ये इसका शैडो का काम करता है, जो यहाँ से मानसून रहते हैं और यहाँ पर बारिश नहीं होने देता है।
अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैप से रिलेटेड है, इसलिए मैं वो आपको बता रहा हूँ। हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदियाँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात करें आप साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट नदी अमेजन बेसिन का आपने नाम सुना होगा, जिस सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। तो अमेजन जो नदी है, अगर पानी की बात की जाए, पानी क्वांटिटी की बात की जाए कि क्वांटिटी जो नदियाँ लेके बहती हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है पूरे वर्ल्ड की। वैसे जो है लंबी सबसे नदी कौन सी है, वो है नील, जो कि बहती है आपकी अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसे ही आप बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सुपीरियर झील, सुपीरियर जो आपकी लेक है, सुपीरियर लेक, और 5 पूरी लेक का एक क्या कहते हैं सिस्टम है पूरा, जो क्या कहते हैं आपके यूएसए और कनाडा के बीच में है। और यहाँ पे भी यहाँ पे जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नियाग्रा फॉल्स हैं, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो भी आपके पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो ऐसे हर कॉन्टिनेंट अपनी बहुत सारी विशेषताएं रखता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की। अब वहाँ से आते हैं आपके यूरोप के साइड। यूरोप में अगर बात की जाए तो सबसे पहले यूरोप में अगर मैं चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा, तो जूम आउट करते हैं ताकि आपको एक तरीके से अंदाज़ा लगे कि यूरोप है कहाँ पर, ठीक है। ये भारत था। जैसे आप थोड़ा सा वेस्ट साइड जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं एक बड़ा लैंड मास दिखेगा, ये है अफ्रीका। और अफ्रीका के ऊपर आप देखेंगे तो ये है पूरा यूरोप, जिसमें पोलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, इटली, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये आप कंट्रीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्या कहते हैं यूनाइटेड, क्या कहते हैं एक तरीके से यूरोप। और यूरोप के अंदर यूनाइटेड किंगडम जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है एक तरीके से, ये है यूनाइटेड किंगडम। अब मैं आपको यूनाइटेड किंगडम और जो आपका ब्रिटेन, क्या कहते हैं ब्रिटेन और इंग्लैंड, इनके बारे में इनके में जो डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम, अगर इसको आप जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको और जो देश हैं उनके नाम दिख जाएंगे। यहाँ पर आयरलैंड दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा है नदर्न आइलैंड, ठीक है, ये नदर्न आइलैंड या इसको नॉर्थ आइलैंड बोल लीजिए। और जो नीचे का एरिया दिखता है ये इसमें आप जिसमें जहाँ पे आप लंदन देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है आपका इंग्लैंड है, ठीक है। और जो ये पोर्शन आपको अलग दिख रहा है, ये है आपका वेल्स। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ये पोर्शन है इसको बोलेंगे वेल्स, ठीक है, ये है आपका वेल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है वेल्स। और ये है आपका इंग्लैंड, वेल्स के बाद ये आपका आयरलैंड, जिसको बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और उसके ऊपर वाले पोर्शन में आपको नदर्न आयरलैंड दिखेगा, ठीक है, या बोल लीजिए इसको नॉर्थ आइलैंड। ये हो गया आपका नॉर्थ आइलैंड। और इसके अगर ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्कॉटलैंड दिखेगा, इसको जूम आउट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखें तो आपको ये दिखेगा स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है एक तरीके से, पूरा जो द्वीप है, इसको अगर आप इसमें आयरलैंड को छोड़ दें, अगर इसमें आप आयरलैंड को छोड़ दें तो आपका बनेगा पूरा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आयरलैंड को छोड़ के, आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अगर इसको छोड़ देते हैं और उसके अलावा आप नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, इन चारों चीज़ों को अगर मिलाएंगे, इन चारों कंट्रीज़ को अगर आप मिलाते हैं तो आपका बनता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसमें से अगर आप नॉर्थ आयरलैंड माइनस कर देते हैं, नॉर्थ आयरलैंड अगर आप हटा देते हैं तो जो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, जिसको आप ब्रिटेन बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं। तो आपका जो ग्रेट ब्रिटेन है वो बनेगा, उसमें आपका हट जाएगा कौन, उसमें हट जाएगा आपका नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर आप बेसिक से देखें तो इंग्लैंड जो कि एक कंट्री है सिर्फ, ठीक, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, तो ये आपका बना देगा आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें अगर आपका ऐड हो जाता है नॉर्थ आयरलैंड तो आपका ये टोटल हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलते हैं यूके। तो इस तरीके से आपका जो एक डिफरेंस था ये यूके और यूके और ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर बात की जाए यूरोप में और कंट्रीज़ के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट कंट्री फ्रांस और फिर स्पेन। इंग्लैंड और क्या कहते हैं फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपको इंग्लिश चैनल मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल। यूरोप के बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो यूरोप के बीचों बीच में नहीं कह सकते, एक तरीके से थोड़ा साइड में पड़ेगा, तो ये आपको दिखेगा ब्लैक सी। यूरोप के अंदर ब्लैक सी, वाइट सी और क्या कहते हैं दोनों आते हैं। फिर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर सी है जो है, वो आपका अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से। अगर जूम आउट करेंगे आप तो ये चीज़ समझ में आएगी। ये जो है इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक, ये है आपका मेडिटेरियन सी, जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो मेडिटेरियन जो सी है वो आपका जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका को यूरोप के साथ अलग कर रहा होता है, ठीक है, अफ्रीका को यूरोप के साथ अलग कर रहा होता है, इसको बोलते हैं, ये है मेडिटेरियन सी, ठीक। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम,
तो जो आपका मेडिटेरियन सी है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ब्लैक सी से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से जो यूक्रेन का एरिया है, क्रीमिया, यूक्रेन का जो क्रीमिया एरिया है वो छोड़ना नहीं चाहता है आपका रसिया, ठीक है। अगर इसको आप जूम करेंगे, ये है आपका मेडिटेरियन सी, अगर इसको आप जूम करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि एक छोटी सी पतली सी लाइन के थ्रू यहाँ से देखिए आप ये जा रही है, जो आप सी ऑफ मारमामा जो है मारकामा, इससे होते हुए आपका जाएगा क्या कहते हैं ब्लैक सी तक, ये देखिए इस्तांबुल के पास, ठीक है। इसीलिए इस्तांबुल जो है यूरोप से, अगर आप इसको जूम आउट करते हैं तो आपको दिखेगा यूरोप से एशिया आने के लिए इस्तांबुल होके आएंगे आप, जहाँ पर एक ब्रिज दिखेगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इस्तांबुल को क्या कहते हैं गेट टू एशिया, गेट टू एशिया बोला जाता है इस्तांबुल को, जो कि टर्की का एरिया है, ठीक है। टर्की दिख रहा है आपको, टर्की का एरिया है। और टर्की जो एक कंट्री है ये एक तरीके से सैंडविच है आपके यूरोप और एशिया के बीच में। उसके बाद में फिर आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, सीरिया, ईरान, इराक और क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और इराक, ईरान के बाद में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया पड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ें थी जो आपकी इसके बारे में ज़रूरी थी जानना यूरोप के बारे में, वो मैंने आपको बता दी मैप से रिलेटेड खासकर। और कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे कि ब्लैक सी, कैस्पियन सी आपका एशिया के अंदर आ जाता है। ब्लैक सी से ऊपर अगर आप यूनाइटेड किंगडम का जो एरिया है उससे उसके क्या कहते हैं साइड में देखेंगे तो आपको बाल्टिक सी दिखेगा, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ को आसपास जो इसके कंट्रीज़ हैं उसको बोला जाता है बाल्टिक नेशंस, ठीक। और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाइट सी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको वाइट कारा सी दिख जाएगा, फिर वाइट सी भी दिखेगा। तो जो ये वाइट सी है, कारा सी है, ये सभी के सभी आपके आते हैं यूरोप के अंदर, ठीक। रसिया का कुछ पोर्शन, जैसे कि रसिया का ये पोर्शन जो है, अगर जूम आउट करें आप तो अच्छे से समझ में आएगा कि रसिया ये एक ऊपर फैला हुआ पूरा एक बहुत बड़ा कंट्री है आपका रसिया। इसमें से जो इस वाला ये वाला पोर्शन है ये आएगा आपके यूरोप के अंदर, और बाकी जो बचा पोर्शन है वो आएगा आपका एशिया के अंदर। अगर हम एशिया में बात करें तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में चाइना, इंडिया, रसिया, और फिर इधर आप आएंगे तो जापान दिखेगा आपको, कोरिया, दोनों कोरिया पर जाएंगे आपके, दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आप 38 जो आपकी पैरेलल लाइन है वो मिल जाती है, और इनके पैरेलली आपको जापान के आइलैंड्स दिखेंगे, ठीक है। जापान के बारे में अगर बात की जाए तो बात करूं जापान की, तो जापान को आइलैंड्स का देश कहा जाता है, जापान को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, अ कंट्री ऑफ वॉल्केनोज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं। और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है फूजी आइलैंड, जो वॉल्केनो है वो इनका नेशनल क्या कहते हैं उनमें आता है। तो इस तरीके से हर कॉन्टिनेंट के पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्टिनेंट में। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट्स हैं कहाँ पर। अगर हम बात करें, बीच में छूट गया जो हमारा अफ्रीका, तो इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज सबसे पहले जो नीचे पड़ता है आपका साउथ अफ्रीका, उसके बाद मेडागास्कर, ये भी इसी के अंदर है। और यहाँ पर मॉरिशस पड़ता है, छोटा सा एक कंट्री है मॉरिशस, ऐसे दिखाई नहीं देगा, मॉरिशस है। और फिर सूडान, साउथ सूडान, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट जो है, इजिप्ट का एक एरिया है जो आपका एक तरीके से लेके आता है एशिया के अंदर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को डिवाइड करते हुए यहाँ का एक स्थुलमस है जिसको जो लेके आएगा आपका एक तरीके से एशिया के अंदर। हम बात कर लेते हैं लास्ट जो बचा हुआ है आपका क्या कहते हैं एक पूरा जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड, और इधर अगर ऊपर देखेंगे तो पापुआ न्यू गिनी, सोमाली क्या कहते हैं सोलोमन सी जो है आपका दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ अगर जूम करेंगे तो आपको फिजी और दो जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। ये है आपका फिजी, और यहीं पर एक और कंट्री है किरिमाती, जो कि एक तरीके से डूबने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे डूब रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी शामिल हैं, ऐसे नहीं, 22 कंट्रीज़ हैं टोटल शायद जो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मेजर कंट्री में से एक है। अगर इसकी स्पेशलिटीज़ की बात की जाए तो इसको लैंड ऑफ प्लेन्स बोला जाता है, ठीक है। जो मैदान है आपके प्लेन्स हैं उनका क्या कहते हैं एक तरीके से धरती बोली जाती है, मैदानों की धरती बोली जाती है, क्योंकि इसका जो पूरा मात्र सिर्फ 6% का एरिया है, 6% एरिया है जो कि 600 मीटर से ऊंचा है, ठीक है। मतलब पठारी जो है वो भी बहुत कम एरिया है, और यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है इसके पास, लेकिन कृषि जो होती है बहुत कम, क्या कहते हैं बहुत कम पोर्शन में ही खेती हो पाती है। इतनी कम जगह पर खेती होने की वजह से, और क्या कहते हैं जो यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, ग्रेट विक्टोरिया और बहुत सारे मरुस्थल हैं यहाँ पर, जो इसके जो कितने क्या कहते हैं इसकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो एक तरीके से पूरी जो आपकी जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वहीं पर हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा पर्थ, एडलेड, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपको दिख रहे हैं क्या, कहाँ पे, सभी के सभी कोस्टल एरिया पर हैं, जितने आपके जो इंपॉर्टेंट सिटी हैं। और ये सभी के सभी यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड्स भी हैं, क्योंकि आप मैच देखते रहते होंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। सिडनी, मेलबर्न, एडलेड और जितने भी क्या कहते हैं बड़े बड़े सिटी हैं, सभी के सभी कोस्टल एरिया पर हैं।
और इसका जो मेन लैंड है, मतलब जो आपका एक तरीके से पूरा अंदर का जो एरिया है, वो एक तरीके से पूरा पूरा मरुस्थल है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो सबसे जहरीले सांपों में से कुछ होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेशलिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें से अगर आप और भी देखना चाहें तो इसको बोलते हैं प्यासी प्यासी क्या कहते हैं, प्यासी धरती। ठीक है, प्यासी धरती का देश, ऐसा जहाँ पे पानी की कमी है बहुत सारी, और खेती इसीलिए सिर्फ 4% की क्या कहते हैं लैंड पर खेती होती है। इनके पास लैंड मास बहुत ज़्यादा है लेकिन खेती बहुत कम जगह पर ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक, और अगर बात की जाए तो जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पर पड़ता है, नीचे पड़ेगा, जो यहाँ से ऑकलैंड का स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं आप। तो ये जो न्यूजीलैंड है इसको बोला जाता है एक तरीके से दक्षिण का ब्रिटेन है, इसको बोला जाता है दक्षिण का ब्रिटेन, मतलब सदर्न साउथ का ब्रिटेन बुलाया जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि इसका जो कल्चर है और जो यहाँ का एक तरीके से एटमॉस्फेयर है, जो इसका एटमॉस्फेयर और कल्चर, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बिलोंग करता है आपके ब्रिटेन से। ठीक, तो इस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड, जिसको मैंने बताया मतलब कि दक्षिण का ब्रिटेन बुलाया जाता है, और ये हमारा एशिया था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने जानकारी नहीं ली है। इन सब पे वीडियोस अलग से बनाई जा सकती हैं, लेकिन अभी हमको शायद लगता है उतनी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक क्या कहते हैं लोकेशंस थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अपने कुछ और जो क्या कहते हैं ओशियंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओशियन क्या होता है? ओशियन इज़ अ बॉडी ऑफ सैलाइन वाटर दैट कंपोजेज मच ऑफ प्लैनेट्स क्या कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। ये जो जलमंडल है, जो भी जितना ही पानी है हमारे पास, ओशियंस क्या होते हैं? बड़ी बड़ी सलाइन वाटर, मतलब खारे पानी की एक क्या कहते हैं एक बॉडी है, खारे पानी की बॉडी है। ऑन अर्थ एन ओशियन इज वन ऑफ द मेजर क्या कहते हैं कन्वेंशनल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड ओशियन। वर्ल्ड ओशियन किसको बोलते हैं? तो अगर आप पूरा मैप देखेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ भी आपके क्या कहते हैं द्वीप हैं, उनको अगर आप हटा दें तो एक तरीके से पूरा पानी ही पानी तो है जिसके अंदर द्वीप हैं, ये पूरा पानी तो है जिसके अंदर एक आइलैंड्स की तरह आपके जो द्वीप्स हैं वो हैं। तो इसको जो पूरा एक क्या कहते हैं पूरे पानी का एक बॉडी है, उसको बोला जाता है वर्ल्ड ओशियन। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ओशियन। तो ये जो वर्ल्ड ओशियन है, या कह लीजिए आपका क्या कहते हैं विश्व का महासागर है, जो विश्व का महासागर है उसमें से कुछ जो पानियों के क्या कहते हैं एक एरिया है, उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, द्वीप्स की तरह इनको भी डिवाइड करने का कोई रूल या क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। बस एक तरीके से जो एक अलग दिखने वाली बॉडी हुई उसको डिवाइड किया गया है। तो एक कन्वेंशनल तरीके से डिवाइड किया गया है, कोई फिक्स तरीका नहीं है ऐसा जिससे कोई डिवीजन किया गया है। ठीक, अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर कवर्ड। ठीक है, जो आपका अर्थ सरफेस है उसका 71% वाटर से कवर्ड है। एंड द ओशियंस होल्ड अबाउट 96.5% ऑफ अर्थ वाटर। मतलब जो हमारी पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी हमारी पृथ्वी पर है उसका 96.5% जो है 96.5% वो आपका सिर्फ और सिर्फ ओशियंस के अंदर है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि महासागर हमारे कितने बड़े हैं। एक तरीके से जो महाद्वीप है वो एक महासागर में ही तैरते हुए बड़े बड़े लैंड मास हैं। तो इस तरीके से जो आपका वर्ल्ड ओशियन बोला जा सकता है, विश्व महासागर बोला जा सकता है, उस विश्व महासागर के अंदर ही आपके पूरे आपके महाद्वीप आते हैं। ठीक, अगर एरिया वाइज बात की जाए इनकी तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन। अभी मैं इन सबको मैप में दिखा दूंगा, एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन। याद करने का तरीका कोई ट्रिक नहीं है। आप अगर देखेंगे तो दिन की शुरुआत होती है पैसिफिक ओशियन के अंदर। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की साइड देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से दिन की शुरुआत होते हुए इधर एशिया दिखता है। ठीक है, तो इतना बड़ा एक ओशियन है जो पूरा का पूरा दिन और रात को कनेक्ट कर रहा है आपके, या कह लीजिए पूरा एक बहुत बड़े लैंडमास को कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो है आपका पैसिफिक ओशियन है। उसका अटलांटिक ओशियन एक एस के आकार में फैला हुआ पूरा ओशियन है अटलांटिक ओशियन। फिर आता है आपका इंडियन ओशियन, फिर उसके बाद जो आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर है जो आर्कटिक ओशियन है, फिर अंटार्कटिक ओशियन है, फिर आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन ऊपर पड़ेगा, तो ऊपर वाला जो द्वीप है वहाँ भी क्या कहते हैं बहुत छोटा है, वो भी काफ़ी छोटा है, इसलिए उसको महाद्वीप में नहीं रखा जाता है। तो इसलिए उसका जो आप क्या कहते हैं जो आपका क्या कहते हैं महासागर है वो भी काफ़ी छोटा है। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार इसको याद कर सकते हैं। तो अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बता देता हूँ मैं एक बार आपको। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अटलांटिक ओशन को बुलाया जाता है अंध महासागर, फिर आपका इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, फिर आर्कटिक क्या कहते हैं अंटार्कटिक ओशियन इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव महासागर, फिर आपका आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव महासागर। ठीक, तो ये तो हो गए आपके पूरे क्या कहते हैं जितने ओशियन थे। मैं इनको आपको मैप में दिखाता हूँ, वहाँ से आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस चीज़ को तो देखिए कि आपका जो ऊपर है ये दिख रहा है आर्कटिक सी। खासकर बिना मूव किए अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको आर्कटिक सी दिख जाएगा, मतलब आपका उत्तरी ध्रुवी महासागर दिख जाएगा।
अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंडियन ओशियन, उसके बाद दिखेगा आपका सदर्न सी। सदर्न सी को ही बोला जाता है आपका अंटार्कटिक सी, क्योंकि जो अंटार्कटिका है ये आपका ओशियन क्या कहते हैं महाद्वीप जो है इसी के आसपास जो आपका सी पड़ता है उसको बोलते हैं सदर्न सी। ठीक, तो ये तो हो गए दो आपके सी। इसके बाद अगर आपको पैसिफिक ओशियन दिखाया जाए तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है, अगर आप एक तरीके से एक साइड देखिए ग्लोब की तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा, इतना बड़ा है पैसिफिक ओशियन। तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि जो आपका पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा है। पैसिफिक ओशियन के आपके ईस्ट के साइड में पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका और साउथ के साइड में पड़ेगा आपका पूरा का पूरा एशिया। ठीक है, उस एक पैसिफिक ओशियन के अंदर बहुत सारे डिवीजन्स हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डिवीजन्स में से मैं आपको एक बता दूं, साउथ चाइना सी ये आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद आपका आएगा ईस्ट चाइना सी, फिर आपका जापान सी आएगा, और इससे ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो सी ऑफ क्या कहते हैं आपका ओखास, सी ऑफ ओखास। ठीक है, तो ऐसे जो है क्या कहते हैं इस तरीके से नॉर्दर्न जो आपका जो पैसिफिक ओशियन है उसको, पैसिफिक ओशियन को और भी बांट रखा गया है। आपका जो ऊपर का एरिया पड़ेगा उसको बोलेंगे नॉर्थन पैसिफिक ओशियन, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। नीचे का जो है उसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक ओशियन। तो इस तरीके से जो है उस तरीके से आपको पैसिफिक ओशियंस को बांट रखा गया है। ठीक, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन हो गया। उसके बाद आपका आता है अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन। तो ये देखिए ये है पूरा अटलांटिक ओशियन, यूरोप से जो आपका पूरा यूरोप से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कवर करते हुए अफ्रीका तक नीचे तक पूरा फैला हुआ जो आपका ओशियन है ये है आपका क्या कहते हैं अटलांटिक ओशियन। इसको एस आकार का इसलिए बोला जाता है, देखिए अगर आपको तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये पूरा एक एस आकार में फैला हुआ पूरा का पूरा ओशियन है जो एस आकार में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओशियन की। जो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है वो है हिंद महासागर। इंडिया के जस्ट नीचे से स्टार्ट होने वाला एक महासागर है जिसको बोलते हैं हिंद महासागर। ये इंडिया है। इंडिया के आप जैसे सदर्न पोर्शन में देखेंगे तो आपको इंडियन ओशियन दिख जाएगा। ठीक, इंडियन ओशियन के ईस्ट साइड आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, ऊपर आपका दिखेगा क्या कहते हैं एशिया, और वेस्ट साइड पे दिखेगा आपको जो है अफ्रीका। ठीक, और इसके बाद जो बचा हुआ लास्ट है वो है अंटार्कटिक ओशियन जिसको सदर्न ओशियन बोला जाता है। ठीक, एक्चुअली ये सेकंड लास्ट था। जो सबसे लास्ट सबसे छोटा है वो है आर्कटिक ओशियन। अगर आप ऊपर देखेंगे रसिया के ऊपर ये है इंडिया, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड पोजीशन है मैप की। तो अगर आप इसमें ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक आर्कटिक सी। ठीक है, तो ये है पूरा आर्कटिक सी। आर्कटिक सी आपके रसिया के जस्ट ऊपर पड़ेगा, यूरोप के ऊपर पड़ेगा, और उधर से दूसरी साइड अगर आप इसको पलट देते हैं तो उधर से दूसरी साइड शुरू हो जाएगी, दूसरी साइड आपकी है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, तो गोल है धरती पूरी, इसलिए आप इस चीज़ को इमेजिन करें तो एक गोल धरती की तरह, गोल सरफेस की तरह ही इमेजिन करें। इंडिया के जस्ट पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका और रसिया दोनों के ऊपर साइड में दिखेगा आपको आर्कटिक ओशियन। तो इस तरीके से जो पांचों ओशियन थे वो मैंने आपको दिखा दिए। इनकी स्पेशलिटीज़ के नाम पर आप इनका साइज़ याद रखें कि कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस इन क्या कहते हैं ओशियंस पे ऐसे आ सकते हैं कि इंडियन ओशियन के अंदर ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो किन दो ओशियन के बीच का है, तो आपको बताना पड़ेगा इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, नीचे आपका पड़ेगा आर्कटिक ओशियन। तो ये आपको लोकेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है किसी आइलैंड का नाम ले लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वो आइलैंड किस ओशियन के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर लोकेशंस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। और दूसरे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट, सबसे बड़े ओशियंस, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं बताई है, लेकिन अगर आप ध्यान से मैप देखेंगे, बार बार अगर आप अपने सामने मैप लगाएंगे, एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया क्या कहते हैं ओशियंस के बारे में भी देख लिया। और अब जो लास्ट स्लाइड है वो आपकी है क्या कहते हैं एरिया वाइज जो लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं आपके उनके बारे में। ये भी मैं कहीं ना कहीं बता ही चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जब हम क्या कहते हैं ओशियंस इन सब के बारे में देख रहे हैं तो हम यहाँ साथ में ये भी देख ही लेते हैं। तो जो लार्जेस्ट कंट्री में सबसे पहला है वो है रसिया। आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा एरिया एक जो क्या कहते हैं यूरोप से लेके पूरा एशिया तक फैला हुआ। ठीक है, 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, ये है रसिया। उसके बाद कनाडा नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊपर साइड में पड़ने वाला एक कंट्री है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको मिला के पूरा कनाडा बना हुआ है। जो मेजर आइलैंड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पोर्शन है अलास्का का, जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से सोवियत संघ से खरीदा हुआ है, जिसको यूएसए ने खरीदा। ये यूएसए का मेन लैंड, ठीक, यूएसए का ये आपका मेन लैंड है। उसका नीचे आपका ये मैक्सिको पड़ता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ के बारे में जो सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका रसिया, उसके बाद आ गया कनाडा, उसके बाद आएगा 3rd नंबर पे आएगा यूएसए। अलास्का और यूएसए दोनों मिलाकर है।
ठीक है। अगर अलास्का इसमें साथ में ना होता तो यूएसए थर्ड नंबर पे पक्का है कि नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे आएगा चाइना, ठीक, ये है आपका चाइना। और उसके बाद आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पर है आपका? ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया 7th प्लेस पे है, ठीक है, ये सबको पता है, इंडिया 7th प्लेस पर है। ये है भारत, जो इसको इंडिया बोलते हैं हम। फिर जो हमारा है अर्जेंटीना, इंडिया के जस्ट बाद 8th नंबर पे अर्जेंटीना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है अर्जेंटीना, जो आपका सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आपका अर्जेंटीना, जो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले। नेक्स्ट है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपका पड़ेगा, ये जो एरिया दिख रहा है ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इस तरह क्या कहते हैं, और भी जो यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नाम ऐसे हैं कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी के सभी यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे कभी ना कभी। यूएसएसआर यहाँ तक पूरा फैला हुआ था, यहाँ से जब ये अलग हुए तो इनके नाम सबके ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे नाम रखे गए इनके सबके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ऐसे सभी नाम रखे गए। तो उनमें है कजाकिस्तान सबसे बड़ा, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान और ये इधर ईरान, ठीक है। ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के ऊपर एक फैला हुआ कंट्री दिखेगा आपको, ये है आपका कजाकिस्तान। फिर जो लास्ट है या 10th नंबर पे मान लीजिए, 10th नंबर पर एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको बोलते हैं अल्जीरिया, ठीक है। ये मोरक्को है, ये मोरक्को है, फिर अल्जीरिया, और फिर इसको आप याद कर सकते हैं माले के नाम से, फिर लीबिया, और फिर इजिप्ट। इजिप्ट को हिंदी में बुलाया जाता है मिस्र, ठीक है, मिस्र देश जिसको इजिप्ट बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर का है, इसको याद करने का तरीका जो है ये है आपका माले। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि अल्जीरिया से लेफ्ट साइड पे आपको कौन सा कंट्री पड़ता है, क्योंकि काफ़ी फेमस कंट्री है। अगर आप अफ्रीका की बात करें तो काफ़ी फेमस और इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और ये फैले हुए हैं इस तरीके से। तो जो 10th प्लेस पे आएगा वो आपका आएगा अल्जीरिया। इससे पहले सूडान आया करता था, जो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें कन्फ्यूजन इसी वजह से हुआ था। सूडान को क्या हुआ, 2011 में सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया, ठीक है, सूडान से साउथ सूडान अलग हो गया है, तो इस वजह से अब सूडान सबसे बड़े कंट्रीज़ में नहीं आता है। तो इस तरीके से आज हमने देख लिया क्या कहते हैं हमारे जितने कॉन्टिनेंट्स थे क्या कहते हैं, उसके बाद ओशियंस जो थे उनको देखा, ओशियन देखे, कॉन्टिनेंट्स देखे, और लार्जेस्ट कंट्री की लिस्ट देख ली, ठीक है। इन सब की पोजीशन भी मैंने आपको बता दी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मैंने ग्रेट ब्रिटेन और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं। वो एक कॉन्टिनेंट के ऊपर कम से कम एक वीडियो बन सकती है, एटलीस्ट एक पूरी क्लास हो सकती है, लेकिन शायद उतनी डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें नहीं बनाया है। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना है, जानने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस जो पेपर में है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है और उसमें भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है साथ में, तो आप उतना डीप में ना जाएँ तो वही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जानने के लिए, सिर्फ जानने के लिए आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानना है, तो उस पर वीडियो आगे बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा डिस्कशन था वो लगभग यहीं पर समाप्त होता है। और मुझे क्या कहते हैं एक तरीके से काफ़ी तेज़ बुखार है, इस वजह से मैं थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में कहीं कहीं थोड़ा सा फंबल किया हूँ, डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा इस वजह से, और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आज की जो ये क्लास थी, इसमें जो आपको डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर क्लियर कराया जाएगा। और इन सब के अलावा करंट अफेयर्स जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ करंट अफेयर्स है, वो सीरीज़ आपको वो उसकी पहला जो लेक्चर था वो कैसा लगा आपको, वो भी आप बता सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अभी मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, या अगर बीच में नहीं मिलता है तो संडे को आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि इसमें मात्र 26 क्वेश्चंस थे, इस तरीके से कैसे पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। आपको मंथ के 120 से लेके 125 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। अब वो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक जाएगा, तो उस तरीके से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वीडियो छोटी रखनी है तो हो सकता है क्वेश्चंस कम रखने पड़ेंगे, लेकिन आपको पार्ट 1, पार्ट 2 की बजाय पार्ट 3, 4 तक करके हम जो हैं वो पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।